नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी सुपर 20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन के साथ ही गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार चैनल के शिखर सम्मेलन में कहा, हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति के सिद्धांत पर काम करते हैं। आज विश्व कर रहा है इंडिया इज द फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में देश रिवर्स गियर में चल रहा था। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। 2014 के बाद से हमने गांवों को ध्यान में रखकर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोडवेज ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने यूपी के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गोमती नगर का किया उद्घाटन। यह स्टेशन करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद, साथ ही 65 से ज्यादा होंगे सत्र। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर गरीब, युवा, किसान और महिलाओं से जुड़ा है। हमने कारीगरों और बाजार के बीच में दूरी कम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम योगी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के डेवलपमेंट में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। आज प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने लिया है प्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी। राज्यसभा के 10 सदस्यों के निर्वाचन के लिए आज होगा चुनाव। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 लोग आजमा रहे हैं भाग्य। गौरतलब है, पिछले 10 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 5 मई को खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में मोबाइल फोन रहेंगे प्रतिबंधित। चुनाव अधिकारी ने जारी किया एडवाइजरी। यूपी विधानसभा में आज होगी वोटिंग और काउंटिंग। राज्यसभा चुनाव से पहले कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की बुलाई गई बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले कल आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने की बैठक में राज्यसभा में मतदान को लेकर बनाई गई रणनीति। विधायकों ने कहा, राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में रालोद विधायक करेंगे वोटिंग। लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थन पर कहा, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में संकल्प पत्र सुझाव अभियान को किया लॉन्च। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को दिखाई हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच हुआ समझौता। एमओयू में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। मेरठ में जन आंदोलन कर रहे किसानों ने मेरठ देहरादून हाईवे पर ट्रकों की श्रृंखला लगा दी है। हाईवे जाम कर दिया है। जाम के कारण मेरठ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके रोजमर्रा के कार्य भी इस पर असर पड़ा है।
मशहूर गजल गायक पंकज उदास के लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में हुआ निधन। सीएम योगी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, प्रख्यात गायक पद्मश्री पंकज उदास जी का निधन अत्यंत दुखद और संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे की 10 सीटों के लिए मतदान आज होगा। ये सीटें 2 अप्रैल को रिक्त होने जा रही हैं। 10 सीटों के लिए मैदान में उतरे कुल 11 प्रत्याशियों में से 8 भाजपा और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इस रोमांचक चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा, ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधान भवन परिसर में तिलक हॉल में बनाए गए 3 बूथों पर मतदान करेंगे। मतदान सवेरे 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक होगा। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर राज्यसभा चुनाव से एक दिन पूर्व कल पार्टी के सभी 9 विधायकों ने लखनऊ में बैठक की और पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर एकमत होकर राज्यसभा में अपना मतदान करने की अपील रणनीति बनाई। इसके बाद सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए लोक भवन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लोक भवन में दूरदर्शन समाचार से साफ कहा कि राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में रालोद विधायक वोटिंग करेंगे। आज मीटिंग हॉल में एनडीए गठबंधन की जो बैठक बुलाई गई थी, वो कल के राज्यसभा चुनाव को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया था। उसमें सारे विधायकों को विधिवत रूप से यहाँ जो पार्टी ने अलॉट किए थे कार्यकर्ता, उनको लेकर सारे विधायकों को अक्षर से सारी ट्रेनिंग दी गई है। और कल राष्ट्रीय लोकदल के सारे विधायक एनडीए के साथ जिस किसी को भी हमें आवंटन मिलेगा उसके साथ हम गठबंधन के तहत वोट करेंगे और 9 के 9 विधायक एनडीए के साथ हैं। नहीं, हमारी तो पार्टी की तरफ से आदेश है कि हम जो है एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जनसत्ता दल के प्रमुख और विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करने को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका वोट भाजपा को होगा। राजा भैया ने कल लोक भवन में पत्रकारों से कहा कि 32 वर्ष से राजनीति कर रहा हूं, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए सपा ने 3 और भाजपा ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। सपा नेता जाहिद बेग ने बताया कि बहुत से लोग नहीं आए, हो सकता है वो लोग अपने काम में व्यस्त हों। उन्होंने चेतावनी दी कि बिकाऊ लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोग नहीं आए हैं और हो सकता है कि कोई अपने काम में भी व्यस्त हो। अगर कोई ऐसा हुआ तो बिकाऊ लोगों को जनता कहीं माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज पीएम केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पहले केरल जाएंगे। पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल परियोजना भी शामिल है। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां पर वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्र पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। देश में रेल सेक्टर के विकास के लिहाज से कल बहुत बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से रेलवे के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास, लखनऊ के पुनः विकसित विश्व स्तरीय गोमती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कुल 41,000 करोड़ रुपए की रहीं। इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल सहित कई सांसद शामिल रहे।
देश में रेलवे इंफ्रा निर्माण की एक नई शुरुआत है। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इंफ्रा विकास के स्केल और स्पीड को पीएम मोदी ने नई कार्य संस्कृति करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में बन रहे अमृत भारत स्टेशन शहरों की पहचान है, वो स्थानीय कला संस्कृति विरासत के रंग में रंगे हुए हैं। पीएम ने कहा बीते 10 सालों में रेलवे ने वो सारी उपलब्धियां हासिल की हैं जो उसे एक नई पहचान दिला रही हैं। दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब यह सामर्थ्य और बड़ा होगा। तब युवाओं के पास और भी ज्यादा स्टार्टअप और रोजगार के अवसर होंगे, निवेश की नई संभावनाएं होंगी। पीएम ने कहा कि यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मौजूदा सरकार ने घोटालों, लूट को बंद कर दिया है। किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लखनऊ वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पहले फेज की सौगात दी है। इसके साथ ही लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंगों पर जाम से निपटने के लिए 13 अंडरपास और 2 ओवरब्रिज, डालीगंज और लखनऊ सिटी स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने मल्हौर, मानक नगर और मोहनलालगंज रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प, यात्री सुविधाओं, नई ट्रेनों की शुरुआत, ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने जैसी सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा लखनऊ वासियों के लिए आज विशेष दिन है क्योंकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए लोगों को मैं बधाई देता हूं। इसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली लगभग 41,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जहां तक गोमती नगर रेलवे स्टेशन का प्रश्न है,
सचमुच आज जो मैंने कार्यक्रम यहां पर बनाया है, नहीं तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं दिल्ली से ही जुड़ना चाहता, लेकिन यह हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, गोमती नगर का रेलवे स्टेशन का एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज जिले के कन्नौज और गुरसहायगंज रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई रेलवे की उपलब्धियों को विस्तार से सुना। मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि आने वाले समय में यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के स्टेशनों जैसा होगा। यहां आने वाले यात्रियों को हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आज अमृत स्टेशन योजना के तहत हमारे कन्नौज रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण हो रहा है और उसका आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। यहाँ पर काम चालू हो चुका है और लगभग 1.5 वर्ष में ये कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन है बड़े बड़े एयरपोर्ट के जैसा दिखाई पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों का इस प्रकार से एक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर पर्यटन और धार्मिक महत्व की दृष्टि से अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत लगभग 23 करोड़ की लागत से अयोध्या की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर वृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर विकसित भारत व विकसित रेल पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने बताया कि बांदा चित्रकूट धाम और मानिकपुर जंक्शन का विस्तार किया जाएगा। इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र में लोगों को आवागमन बढ़ेगा, वहीं क्षेत्रीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रेल मंत्री जी ने इस देश में हमारे 554 जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बनाए जाने हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण किया है और लगभग 1500 अंडरपास ओवरब्रिज इनका भी उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया है। बांदा संसदीय क्षेत्र में बांदा, चित्रकूट और मानिकपुर इन तीनों स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने शिलान्यास किया गया है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का जो ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी पूरी लागत जो है ये 23.47 करोड़ के आसपास की है, जिसको कि 2 फेज़ में करने का प्लान किया गया है। प्रथम फेज़ में स्टेशन के आगे के बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है इसका चौड़ीकरण, स्टेशन में आने और जाने के लिए 2 अलग अलग गेटों का विकास, स्टेशन का जो फसाड जिसको बोलते हैं वो भगवान श्री राम के स्थान के को देखते हुए यहाँ के मंदिर की रूपरेखा के अनुसार उसको किया जा रहा है। गोंडा रेलवे स्टेशन, छपिया रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 49 करोड़ से आधुनिकीकरण के साथ गोंडा मुख्यालय के 3 रेलवे ओवरब्रिज और अंडर रेलवे ब्रिज का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह, नगर पालिका गोंडा की चेयरमैन उजमा राशिद रही। मुख्य अतिथि द्वारा निबंध और चित्रकला में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोंडा रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशन आधुनिकीकरण के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि गोंडा में 3 ओवरब्रिज लगभग तैयार हो गए हैं, शेष 1 ओवरब्रिज भी शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारे गोंडा स्टेशन के विकास के लिए 39,50 करोड़ रुपए माननीय रेल मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। इसमें तमाम सारे ऐसे कार्य होने जो जिससे यात्रियों की सुविधाओं बहुत बढ़ेंगी, उसी का आज शिलान्यास है। ये वंदे भारत और
जो हम लोग 75वां साल अमृतकाल मना रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये स्टेशन में तमाम विकास कार्य होंगे यात्रियों की सुविधाओं के लिए। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सुल्तानपुर के लंबुआ अमृत स्टेशन सहित कुल 554 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सांसद मेनका ने लंबुआ रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबुआ सहित 157 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। 11.80 करोड़ रुपए को लागत से लंबुआ रेलवे स्टेशन का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। इसमें नए भवन का निर्माण, पोर्टिको का प्रावधान सहित सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण और विकास होगा। स्टेशन भवन में यात्रियों के लिए फूड प्लाजा, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, आधुनिक प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया और रिटेल सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा एलईडी आधारित स्टेशन नेम बोर्ड, आधुनिक कोच गाइडेंस और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, फ्री वाईफाई सहित स्वचालित यात्री घोषणा का प्रावधान भी होगा। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से लंबुआ ही नहीं, सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे देश में एक विकसित भारत की ओर हम लोग रेलवे से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को रेलवे की 2000 परियोजनाओं की दी सौगात में चंदौली जनपद भी शामिल है। चंदौली के व्यास नगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। समारोह में आए लोगों ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक लालजी चौधरी ने यहां होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा लोगों को समक्ष रखी। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि उत्तर रेलवे का व्यास नगर रेलवे स्टेशन का टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। यहां से मालगाड़ियों का संचालन और यात्री सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3 करोड़ रुपए का काम कराया जा चुका है। आगे 1000 करोड़ रुपए से 2 नई लाइनें बिछाई जाएंगी। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। लोकसभा चंदौली में यह व्यास नगर गुड्स का नया टर्मिनल और सेकेंड फार्ड में इसमें 2 और लाइनें जुड़ेंगी। आज इसमें 25 करोड़ के काम हो रहे हैं और सेकेंड फार्ड में 1000 करोड़ के काम होने हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा चंदौली में चंदौली जनपद के अंदर जफरपुर और बसनी डीएफसीसी का अंडरपास और साथ में सैयद राजा के ओवरब्रिज का लोकार्पण हो रहा है और सिंगीताली आगे प्रोसेस में है। प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सोनभद्र जिले की प्राकृतिक सुरम्यता को निखारने और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एनटीपीसी सहित अन्य उपक्रमों और विभागों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। जिले के हाथी नाला स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पर्यटन विभाग ने जहां लगभग 2 करोड़ से और बेहतर बनाने का कार्य शुरू किया है, वहीं जिले में स्थित एनटीपीसी रिहंद ने भी लगभग 5 करोड़ के सहयोग से खंता पिकनिक स्पॉट के एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन से समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने एनटीपीसी रिहंद के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए कहा, जिले के पर्यटन के विकास के लिए ये एक बड़ा और सराहनीय कदम है। इससे आने वाले समय में अन्य स्थल भी विकसित हो सकेंगे। जनपद सोनभद्र में टूरिज्म को लेकर जितने काम चल रहे हैं उसमें आज एक नया काम जुड़ा है और सीएसआर के अंतर्गत एनटीपीसी बीजपुर ने खंता पिकनिक स्पॉट जो हमारा म्योरपुर एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत सारे टूरिस्ट जनपद के बाहर के वहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है रिहंड जो रिजर्वायर है उसके किनारे और इसी को डेवलप करने के लिए लगभग 5 करोड़ का जो धनराशि है वो सीएसआर के अंतर्गत एनटीपीसी बीजपुर ने आज देने के लिए एमओयू यहाँ पे साइन किया है। बहुत बड़ी धनराशि क्योंकि एनटीपीसी बीजपुर सीएसआर के अंतर्गत इसको दे रहा है, तो सारी सुविधाएं जो पर्यटकों को अभी नहीं मिल पा रही हैं तो इन फ्यूचर बहुत जल्दी पर्यटकों को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी देश के विकास में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे 2017 के पहले देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाता था।
आज ये यूपी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास की नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सीएम योगी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। गत वर्ष हम लोगों ने प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इनमें से महत्वपूर्ण होता है कि निवेश के प्रस्ताव वहीं पर प्राप्त होंगे जहां पे व्यक्ति की सुरक्षा के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गारंटी हो। जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था, मुझे याद है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे स्पीकर श्री सतीश महाना जी 2017 में प्रदेश के औद्योगिक विकास के हमारे मंत्री थे और पहले इन्वेस्टर समिट में के समय इन लोगों को आशंका थी कि यूपी में सचमुच कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण बहुत खराब था। ये डिफेंस कॉरिडोर की बात तो दूर, हां 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज तमंचे नहीं बल्कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। बदली हुई कार्यशैली और एक नई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं। मेरठ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में नई नई योजनाओं के माध्यम से लोगों को लोन और अन्य सहायता से लगातार आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद से ही लगभग 500 से अधिक नए रोजगार स्थापित हुए हैं। मेरठ में कई फैक्ट्रियां खुली हैं जिसमें हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मेरठ में जहां स्पोर्ट्स, गोल्ड का और अन्य कारोबार बढ़े, वहीं निजी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। मेरठ में बना खेल भी देश के साथ साथ विदेश में भी अपना परचम लहरा रहा है। यहाँ पर हमारी संस्था है रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन मेरठ में, उसका अध्यक्ष हूँ और मेरठ के विकास में जो मेजर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। आदमी का रोजगार चलेगा तो अपनी यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं और जो उनकी परिपक्वता है, जैसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बना रहे हैं वो और कनेक्टिविटी दे करके ये संभावना पूरी कर रहे हैं कि मेरठ को बहुत गति मिले पूरे विकास को। मतलब मेरठ को ये माने कि दिल्ली के पास सबसे अच्छा विकासशील जो शहर हो सकता है वो मेरठ ही हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे शहर जुड़ गए हैं, बहुत दिल्ली के पास हो गए, वो दिल्ली के अंदर हो जाते हैं। यहाँ पे आने वाले को बीच में हरियाली का गैप मिल जाता है। और प्लस मेरठ की सुंदरता की बात ये कि मेरठ में बीच में कैंटोनमेंट होने से करीब करीब आप मानो 1000 हेक्टेयर का कैंटोनमेंट है, तो उससे हरियाली हमेशा यहाँ मेंटेन रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से बाराबंकी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हजारों नागरिक लाभान्वित हुए हैं। योजना का लाभ पाकर एक तरफ जहां लोगों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है, वहीं बेसहारा लोगों को रहने के लिए छत मिल रही है। लाभार्थियों को पक्की छत मिल जाने से उनके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास बनने पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि वो लोग अब किसी तरह कच्चे मकान में पल्ली तानकर गुजर बसर कर रहे थे। कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक पक्का मकान होगा, लेकिन अब आवास बनने से बरसात में पानी की समस्या से निजात मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को साकार कर दिया है। तो सुबह 8 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।